खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं कृष्ण कीर्तन ये न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। बुंदेलखंड लोक कलाकारों की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है। बुंदेली राई कलाकारों को संरक्षण न मिलने से यह कला विलुप्त होने के कगार पर जा रही है, जिसके चलते अब प्रशासन ने लोक कलाकारों की कला को जीवंत करने के लिए एक सार्थक कदम उठाया है। जिसके चलते प्रशासन ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे यह कलाकारों को संरक्षण मिल सकेगा। बता दें कि बुंदेली कलाकारों को अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो शासन के 34 विभागों में सभी कलाकारों को सहभागी बनाते हुए उनको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ झांसी के एकता पार्क में कलाकारों को प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे, जिससे यहाँ कलाकारों को रोजगार मिलेगा तो उनकी कला भी जीवंत रहेगी। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र और विशेष रूप से हमारा जो झांसी मंडल है वो लोक कलाओं की दृष्टि से बहुत ही उर्वर क्षेत्र है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि यहाँ की कला को और यहाँ के कलाकारों को समुचित संरक्षण और प्रोत्साहन न मिलने की वजह से ये कलाएं जो उनको स्थान होना चाहिए उस स्थान पर नहीं पहुँच पा रही हैं और धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। इसलिए हमने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक अभियान चलाया कि ऐसी लोक कलाओं को और ऐसे लोक कलाकारों को चिन्हित किया जाए और उनका एक डॉक्यूमेंटेशन कराया जाए और सबके लिए परफॉर्म करने के अवसर सृजित किए जाएं। हमने ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उस दिन हर सरकारी कार्यालय में कोई न कोई बुंदेली कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन अवश्य करे। इसी क्रम में अभी गणतंत्र दिवस के दिन हमने 34 विभागों में ये बुंदेलखंड के कलाकारों को ये अवसर दिया कि वे अपनी कला का प्रदर्शन करें और वास्तव में उनकी कलाएं और उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही उच्च स्तर का था और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। उनको भी इसको देख करके आश्चर्य हुआ और साथ ही कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिला। साथ ही साथ उनके लिए पारिश्रमिक की भी व्यवस्था की गई। तो जहां उनको एक अवसर प्राप्त हुआ, उनको प्रोत्साहन मिला, विलुप्त होती ही कला को संरक्षण प्राप्त हुआ, वहीं उनके लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टियों और उनके प्रत्याशी जनता के बीच जाकर तमाम विकास के वायदे कर रहे हैं। ऐसे में जालौन के कोंच में टूटी सड़क और गंदगी अपनी ही कहानी बयां करती है। बात करें कोंच के मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर दूर बसे खुर्द गांव की, जहां संपर्क मार्ग बेहद ही खराब हालत में है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में खासा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा विधायक मूलचंद निरंजन जब गांव में वोट मांगने 2017 में आए थे तब यहाँ उन्होंने सड़क बनवाने का वायदा किया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी हालात जस के तसी हैं, जिसके चलते अब लोगों में खासा नाराजगी है। तो लोगों ने उनका विरोध करते हुए रोड नहीं वोट नहीं का नारा दिया है। तो वहीं विधायक को सबक सिखाने की बात को भी कहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड के लिए है कि ये रोड हमारा हो जाए, और जब रोड नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। तो पिछली बार भी 10 साल हो गए आपके आश्वासन दिया था कि हम रोड डरवा देंगे, अभी तक कोई रोड नहीं। किसने आश्वासन दिया था? विधायक ने। क्या नाम है विधायक? मूलचंद। फिर क्या काम नहीं किया उन्होंने? उसने काम नहीं किया। उसने कहता है कि हम काम करा देंगे, कुछ काम नहीं किया। तो वो फिर से और भी कहते हैं कि हमारी बिरादरी नहीं यहाँ पर, हम आपको रोड पे जाएं कैसे? हमारी बिरादरी देखते हैं कि कुर्मी है, हम बिरादरी को देखेंगे ज्यादा बिरादरी को। हमारी रोड की समस्या है कि रोड खराब है ना, इस वजह से हम लड़कियों को कॉलेज जाने में दिक्कत होती है, टाइम पे कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए किसानों को भी दिक्कत होती है। फिलहाल रोड की वजह से हर किसी को दिक्कत है इस गांव में। और बहुत लोगों ने बोला है कि रोड बनवाएंगे, हर सरकार आई है अब रोड बनवाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। बस दिलासा दे देते हैं कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। पहले
वोट तब देंगे तब रोड बनेगा, पहले वो रोड बनवाओ हमारे गांव का, उसके बाद वोट देंगे। सूबे में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। इसी के चलते राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। ऐसे में आगरा की फतेहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने बेहद युवा प्रत्याशी रूपाली दीक्षित को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रूपाली युवा होने के साथ एक विकास की सोच भी रखती हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर उनके पास एक खास विजन है, तो इसी को लेकर ENI संवाददाता आयुष राठौर ने उनसे खास बातचीत की। इस समय हम मौजूद हैं 93 विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा में। हमारे साथ मौजूद हैं रूपाली दीक्षित जी, सपा से यहाँ की प्रत्याशी हैं। हम उनसे जानेंगे क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं जिन्हें लेके वो इस बार जनता के बीच उतरेंगी। सबसे पहले हम रूपाली दीक्षित जी का स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या इस बार आपके मुद्दे रहेंगे जिनको लेके आप जनता के बीच उतरेंगे? देखिए, मुद्दे नए नहीं हैं, पर लोकल के जो मुद्दे हैं मैं उनको प्रायोरिटी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्राथमिकता पे उनको लिया जाए। जैसे सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ गांव में अगर देखा जाए, जंगली जानवरों ने बहुत सारा नुकसान किया हुआ है किसानों का। अब उसमें जंगली जानवरों की भी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें इन चीज़ों को मैनेज करना है तो सबसे पहले जो जंगली जानवरों का कंट्रोल है हमें वो करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसमें तुरंत कोई सुविधा नहीं है, ताकि व्यक्ति जो है सही तरीके से अस्पताल जल्दी जो नियरेस्ट पॉइंट है उस पर पहुँच जाए। तो मैं चाहती हूँ कि लोकल जो एम्बुलेंस है वो सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाए फतेहाबाद में। तीसरी पॉइंट ये है कि हमारे पास स्कूल्स की बिल्डिंग्स बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रिसोर्सेज हैं वो क्लस्टरिंग है, मिसमैनेजमेंट बहुत है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा में जहाँ पे विद्यालय हैं उनको रीलोकेट करके, रीशफल करके, चाहे वो बच्चों का रीशफलिंग हो या टीचर्स का रीशफलिंग हो, उससे अगर मैनेजमेंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हैं उसमें हम वो शिक्षा को सही और प्रॉपर बेसिस पे दे सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से 2 साल से कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हिला हुआ है। उसको मैनेज करने के लिए अगर हम बेसिक लेवल पे उसको मैनेज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आप महिलाओं की बात करते हैं, हम शक्तिकरण में तो हैं लेकिन वो मोस्टली बातों में है, हम रूट लेवल पे उसको नहीं मैनेज कर पाए हैं। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा हो रहा है कि जब आप एक डिलीवरी की भी बात करते हैं, एक आशा एक डिलीवरी के लिए भी जाती है तो वो प्रॉपर सुविधा अभी भी नहीं उनके पास पहुँच पा रही है। कहीं ना कहीं कभी इन्फेक्शन का इशू या छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। तो मैं चाहती हूँ वो जो बेस भी है हेल्थ सेक्शन में वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्टार्टिंग में मेरे ये 4-5 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाकी की जो चीज़ें हैं, पानी, बिजली, सड़क, खरंजा, ये सब सारी चीज़ें चलेंगी। और ऐसा नहीं है, आज भी मैं बहुत सारे गांव में गई, वहाँ पे इतनी दिक्कतें हैं कि कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि सड़क नहीं है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ों में हमें जाना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत उसमें ये थी कि जो महिलाएँ हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी थी, क्योंकि उनका ये कहना है हमारा रोज़ का आना जाना वहीं से होता है, हमारी बिटियाएँ बच्चे वहीं से निकलते हैं, हमारे रोज़ के बाहर की जो सामान जो भी काम है, क्योंकि घर का राशन लाना या कोई भी छोटी मोटी सुविधा है वो भी उन महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं बाहर नौकरी के लिए निकल जाता है। अब कहीं ना कहीं आप देखिए, इक्वली वोटर तो है महिला, लेकिन उसको कितना मिल रहा है, वो चीज़ें नहीं मिलने पे उनको सुनने वाली जो बात है। तो मैं ये भी कोशिश करूँगी कि रेदर देन वो लोग मेरे घर पे आए, मैं महिलाओं की एक प्रॉपर्ली चौपाटी बैठाऊँ, ताकि मेरी सिर्फ कॉन्वर्सेशन सिर्फ महिलाओं से हो, ताकि वो पर्सनल लेवल पे मुझे बता सके उनके मुद्दे क्या क्या हैं। जैसे आप महिलाओं की बात कर रही हैं, प्रियंका जी कांग्रेस से, वो कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहेंगे? उनका विचार बहुत अच्छा है लेकिन वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा जो माध्यमिक या छोटे परिवार की लड़कियां हैं, वो हिम्मत जब उन लड़कियों में भी आ जाएगी तब उस स्लोगन को और बेहतर और अच्छा माना जाएगा। दिक्कत यह है कि हम एक स्लोगन तो बना रहे हैं, लेकिन वो कितना रूट लेवल पे उन लड़कियों तक पहुंच पा रहा है, क्या सुविधा उन्हें दे पा रहा है, क्या सुरक्षा उन्हें महसूस करा पा रहा है, वो असली मुद्दा है। जब हम कहते हैं कि हम लड़कियां लड़ सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हम पहले कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितने अपना बेस बना चुके हैं कि हम आगे अपनी और लड़ाई लड़ पाएंगे। लेकिन अभी लड़कियां शिक्षा ही नहीं हासिल कर पा रही हैं, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं पा रही हैं, और अगर वो एक डिग्री ले भी लेती है, मेरे गाँव में अगर आप आएंगे विधानसभा में देखेंगे बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट हैं लेकिन घर पे बैठी हैं। लेकिन वो ग्रेजुएशन अगर सिर्फ घर पे बैठने के लिए था तो उनको ग्रेजुएशन करने की भी क्या जरूरत है। तो ये जरूरी है कि जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं और युवा की बात करते हैं, उसमें एक महिलाओं वाला सेक्शन जो है उसको स्पेसिफाई किया जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जब आप आरक्षण की भी नॉर्मली बात करते हैं तो महिलाओं वाला सेक्शन अगर आप आरक्षण बेस पर ले लेंगे तो उससे कहीं ना कहीं उनको एक प्रोसेस मिलेगा, उनको एक कहीं ना प्रेरणा मिलेगी कि वो सिर्फ उसको एक एज अ डिग्री नहीं इस्तेमाल करें कि हाँ भाई हमें ग्रेजुएट हैं।
उस ग्रेजुएशन की वैल्यू भी समझे। तो इसी तरीके से जो प्रियंका जी ने बोला है कि मैं बेटी हूँ और मैं लड़ सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो एक्चुअली एक बेटी की मानसिकता में भरे, ताकि उसको वो हिम्मत मिले, और वो हिम्मत तभी बन सकती है जब हम एक्चुअली उन मुद्दों पे लड़ाई लड़ सकें। हम आपके क्षेत्र में गए, यहाँ हमें मौजूदा हालत में एक बड़ा उद्योग आपके क्षेत्र में नहीं हो पाया है अभी तक। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कोई भी जो बिज़नेस होता है, कोई भी व्यवसाय होता है, सबसे पहले वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। कोई फैक्ट्री भी अगर खोली जाएगी तो सबसे पहले वो देखेगा कि बिजली और पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिर्फ लोगों से और बिल्डिंग खड़े होने से व्यवसाय नहीं चलते। क्योंकि गाँव हम बात करते हैं, मेरा जो विधानसभा है वो एक ग्रामीण एरिया है। आप ये समझने की कोशिश करिए, जब यहाँ का रूट लेवल का आदमी पानी और बिजली से नहीं अभी संतुष्ट है, तो आप व्यवसाय अगर लगाते हैं तो कितनी संतुष्टि हो पाएगी? जब ऑलरेडी जो लोग हैं, मेरे यहाँ लगभग 3,20,000 वोट हैं, वही उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो एक व्यवसाय लगाने से आप समझ लीजिए कि उनका सिस्टम और वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर करना पड़ेगा। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, तब उस व्यवसाय का कहीं ना कहीं सिस्टम बैठ सकता है, फिट हो सकता है। जैसा कि आप फॉरेन कंट्रीज से पढ़ के आई हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में इस बार क्या नया लाना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए टीचर्स भी हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। और बच्चे क्यों नहीं है? छोटी छोटी सुविधाएं पे। अगर स्कूल है तो टॉयलेट्स नहीं है, लड़कियां हैं तो सैनिटरी नैपकिन्स का जो प्रोविज़न होना चाहिए उनको वो नहीं है। लड़कियां आना चाहती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरे गांव से लेके अभी तक कौन आएगा उनको छोड़ने जाएगा। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। अगर हम उसको क्लस्टर फॉर्म में जो ट्रांसपेरेंसी अगर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हिम्मत देगा बच्चों को वापस आने की। दूसरी बात है, मिड डे मील जैसी जो चीज़ें हैं, आप उसमें मेन्यू तो बहुत अच्छा बना रहे हैं कि उसमें पनीर होना चाहिए या कहीं ना कहीं सोयाबीन होना चाहिए, लेकिन वो कितना रीच हो रहा है? अगर आप खाने का ही एक अच्छा स्टार्टिंग कर देंगे बच्चों के लिए प्रोटीन बेस पे, वो भी एक गरीब बच्चे के लिए बहुत अच्छा रीज़न बन जाएगा एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बट आप कितने इंटरेस्ट से उन्हें पढ़ा रहे हैं? जो टीचर्स हैं वो कितने इंटरेस्ट से उन्हें पढ़ा रहे हैं? और कहीं ना कहीं जो उनके माँ बाप हैं वो कितने इस चीज़ को लेके हैं कि भाई हाँ, अगर वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो उनको वो शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो एक तो स्टैंडर्ड ऑफ जो एजुकेशन है उसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, उसको भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। अभी हाल ही में यहाँ से राकेश शर्मा जी का टिकट हुआ था, उनका काट के आपका किया गया है, तो इस पे आपकी क्या राय है? मैं नाम राजेश शर्मा है उनका, और वो कहीं ना कहीं एक समाज के व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं ये जब डिसाइड हुआ कि विधानसभा फतेहाबाद से एक ब्राह्मण चेहरे को लाया जाएगा, ये बात सही है कि उनको ये टिकट मिली थी। एंड जब आप यकीन माने, जब उन्हें बी फॉर्म मिल गया, सारी अनाउंसमेंट हो गई, तो मैं काफ़ी हताश थी, क्योंकि मैं एक कॉम्पिटिटर थी, हम राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक प्रोग्रेसिव राजनीति जो होती है ना, जो मांग होती है, वो मांग बनी, या लोगों का कहीं ना कहीं एक मेरी तरफ स्वभाव था, या उनकी प्रेयर्स थी कि वो जो सूचना है, जब वो एकदम से वो माहौल बना कि नहीं, ये फिटिंग नहीं हो पा रही है, तो मेरे को बहुत आसान हुआ रीच करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के पास। और उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आपको ये टिकट क्यों देना चाहिए, तो मुझे शायद से लगभग 3 मिनट लगे उन्हें कन्वेंस करने में कि मुझे ये टिकट क्यों मिलना चाहिए। मेरे लिए यही सफिशिएंट था कि मैं उनको कन्वेंस कर पाई कि मुझे टिकट क्यों मिलना चाहिए। और मैंने उनको वही बातें बोली कि मैं एक महिला हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, और मैं यूथ हूँ, और जो नई सपा नई हवा है उस लोगों को फिट करती हूँ, और मेरे लिए बहुत आसान था उनको मनाना। आप अगर विधायक बनती हैं तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा जनता का? जंगली जानवरों को यहाँ से कंप्लीट हटाना, और उनको सही जगह पे एडजस्ट करना, जो एक प्रॉपर गौशाला हुआ। और ये भी कोशिश करना कि जब वो उस गौशाला में जाएं तो वो भूखी ना मरे। देखिए, हम जब गाय की बात करते हैं या किसी भी जानवर की बात करते हैं, इंसान की, सबकी एक ही जान की तुलना है, बट हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं उस बैलेंस को, नेचर को बैलेंस को बना के रखें। तो मेरा सबसे पहले जो प्राथमिकता होगी वो जंगली जानवरों को, जितने भी जंगली गायें हैं या जो पशु घूम रहे हैं या छोड़े जा रहे हैं, उनको सही जगह पहुँचाने की, ताकि नुकसान ना हो किसानों को। हम आपका सोशल मीडिया देख रहे थे, आप काफ़ी हद तक एक्टिव रहती हैं, और आपके कई सारे पॉइंट्स हमने ऐसे देखे हैं जो काफ़ी हद तक जनता को लुभाने का कार्य करते हैं।
तो कुछ एक दो पॉइंट आप बोलना चाहेंगे? मेरा बस सिंपली ये कहना है कि अगर आप जनता से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहेंगे तो वो आपको समझेंगे। आप ये समझ लीजिए कि जब मैं 2016 में आई थी, मेरे लिए हिंदी बोलना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं 6 साल बाहर रही। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उनको कनेक्ट किया, मैंने उनकी, जैसे आप छोटी सी बात, पहले जब मैं किसी से मिलती थी तो मैं हाय या हेलो बोलती थी, अब मैं राम राम साहब बोलती हूँ। आपको एक लैंग्वेज का सही कनेक्शन मिल जाए, आप लोगों के सुख दुख में पहुँच जाएँ। हो सकता है आप उनकी मदद ना कर पाएँ, पर अगर आप कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आदमी इसी चीज़ से खुश हो जाता है कि हाँ, ये कोशिश ही हमारे लिए है जो करने के लिए काफ़ी है। और ये कोशिश कर करके आज 5 साल में मैं इस जगह पहुंची हूँ कि लोग मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है, बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो अपना एक्टिवेशन खुद बना पाती हैं। ठीक है, ये बात सही है कि मेरे पिताजी से मुझे धनोरा मिली, लेकिन ये बात भी सही है कि मैं उसको किस लेवल तक लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ और वो कनेक्शन मैं बना पाई उन लोगों के बीच में जाके। अब ये मेरा सबसे बड़ा इशू रहेगा कि एज अ विधायक अगर मैं बन जाती हूँ तो मुझे उस कनेक्शन को उसी लेवल पर कैसे मेनटेन करना है। और अगर मैं इस चीज़ को कर पाई तो मैं श्योर हूँ कि लोग मुझे सही तरीके से अपना नेता मानेंगे। आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं? मेरे हिसाब से तो हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। जी, धन्यवाद। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जनता के बीच जब आप जाती हैं तो आपको किस तरह का अनुभव होता है? मुझे नहीं लगता कि मैं नेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो मुझे सीधे गले लगा देते कि बिटिया आ गई, अरे लाली आ गई, अरे रूपाली आ गई। कभी कभी तो आप ये समझ लीजिए कि मैं खुद ताज्जुब कर लेती हूँ कि उनको बिल्कुल ये फील नहीं होता कि भाई मैं कहीं बाहर से आई हूँ। अपने आप ही मुझे अपने बगल में बैठा लेना, उनको बोला अरे लाली तू फिक्र मत कर, तरक्की करेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो मोर देन सफिशेंट होती हैं, मेरे लिए बहुत काफ़ी होती हैं कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं उनको मुझे वो जो प्रेम मिलता है वो एक बुलावा होता है। क्योंकि आप देखिए, जब आप राजनीति में होते हैं, आप एक नेता होते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये हमारे पास किसी वजह से आया है। जब वो वजह गायब हो जाती है ना बीच से, तो आपको और बेहतर महसूस होता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा और है, जैसे आप 6 साल आप बाहर रही थी, तो यहाँ आने के बाद आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी हिंदी बोलने के लिए, जनता से कनेक्ट होने के लिए? इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? परेशानी नहीं थी, बात यह है कि मैं उनके कल्चर को एडजस्ट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने ये कल्चर भी यहाँ नहीं देखा था। जैसे आप लिबास की बात कर लें, शुरू से हम जीन्स और शर्ट वाले थे, अब हम सूट्स में आ गए। उसके बाद जब हम पहले इंग्लिश या हिंदी वाला इशू होता था तो लेडीज़ जो महिलाएं थी वो कनेक्ट नहीं हो पाती थी। ठीक है, आप अपने लाइफस्टाइल में हैं जो चेंजेस है, पर एक शब्द है ना, जैसा देश वैसा भेष, मैंने उसी को अपनाया और उसी को अपनी प्राथमिकता बनाई। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थी रूपाली जी, जो 93 विधानसभा से सपा की दावेदारी कर रही हैं। हमने इनसे जाना कि ये किन मुद्दों के साथ इस बार जनता के बीच उतरेंगी। इसी के साथ कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ आयुष राठौर, ENI न्यूज़ लाइव। सिद्धार्थनगर जनपद की सभी सीटों पर 6वें चरण में मतदान होना है, जिसके चलते प्रशासनिक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। तो इसी के चलते डीएम और एसपी ने कपिलवस्तु विधानसभा के भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित कई बूथों का निरीक्षण किया, तो साथ ही नेपाल की ककहरवा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। बता दें कि चुनाव के दौरान सतर्कता के लिहाज से बॉर्डर के इलाकों में बने बूथों पर एसपी और डीएम ने यहां निरीक्षण किया, तो वहीं सुरक्षा के लिए निर्देशित किया। बता दें कि दोनों देशों की सीमा खुली होने के चलते यह केंद्र संवेदनशील केंद्रों की श्रेणी में आते हैं। देखिए, चुनाव के मद्देनज़र मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और जो भी चुनाव प्रक्रिया में लगे हैं कर्मचारी अधिकारीगण, उनके द्वारा भ्रमण किया गया है। क्षेत्रों का जो क्रिटिकल सेंटर्स हैं, वल्नरेबल गांव हैं, उनका भ्रमण किया गया है और लोगों को आश्वस्त किया गया है कि खुल के बिल्कुल अपना चुनाव करें, किसी से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बर्डपुर कस्बे में एसएसबी के साथ में फ्लैग मार्च करके लोगों में सुरक्षा की भावना का एहसास कराया गया है उन्हें। और थाना अध्यक्षों को दोनों जगह के, अभी आज मोहाना थाना और कपिलवस्तु का भ्रमण किया है, दोनों को निर्देशित किया गया है कि जो भी इस तरीके के तत्व हैं जिनकी वजह से वहाँ पर संवेदनशीलता बनी हुई है, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई और गुंडा एक्ट की कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। और जो पुराने मुकदमे इस संबंध में लिखे हुए हैं चुनाव के मद्देनज़र, उनमें चार्जशीट लगा के और उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो शराब जो बॉर्डर से आने की संभावना रहती है इन थाना क्षेत्रों में जो बॉर्डर पे हैं, शराब को लेके भी इन्हें निर्देशित किया गया है। और सीसीटीवी कैमरा भी 360 डिग्री जो कवर करते हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगवाए गए हैं, ताकि इस तरीके की कोई भी अवांछित गतिविधि होती है तो उस पर नज़र रखी जा सके। देखिए, मेरे और कप्तान साहब द्वारा रेगुलर बेसिस पे थाने वाइज जो भी हमारे संवेदनशील बूथ्स हैं, उनका भ्रमण हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है। और उसी के क्रम में आज मोहाना थाने और कपिलवस्तु थाना के कुछ बूथ्स और बॉर्डर एरियाज़ हमारे द्वारा देखा गया है। और पब्लिक से भी बात की गई है, कोई समस्याएं हैं पब्लिक को या कुछ भी है, उन इश्यूज़ पे भी डिस्कस किया गया और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी संबंधित अधिकारीगण को दिए गए। तो उसी के क्रम में ये रेगुलर बेसिस पे एक भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पे भी तहसील नौगढ़ में हमारे द्वारा किया गया।
वाराणसी में पूर्व विधायक व पिंडरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को एक दिन की जान का खतरा बताकर थाना चैतगंज पुलिस ने उनको घर में कैद कर दिया। तो सूचना मिलते ही थाना प्रभारी फोर्स के साथ अजय राय के घर पहुंच गए। अजय राय ने बताया कि जिस तरीके से वो मुकदमे में मुख्य गवाह हैं और बीते कई सालों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो उनको अभी तक सुरक्षा नहीं मिली और अब एकाएक पुलिस ने उनको घर में कैद कर दिया। यह सरकार की साजिश है और सरकार कांग्रेस को रोकना चाहती है, इसलिए ऐसी साजिश किया जा रहा है। अभी चैतगंज इंस्पेक्टर आए थे, इन्होंने कहा कि उनके पास कोई सूचना आई है, इनपुट आया है कि आज मुझे एक दिन के लिए खतरा है, सिर्फ एक दिन के लिए खतरा है, जो कि लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, सालों से मांग कर रहा हूँ कि मेरे जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें तत्काल मुझे सुरक्षा दी जाए। पहले मेरे साथ सुरक्षा थी, जब से योगी सरकार आई, योगी सरकार ने वो सुरक्षा विड्रा कर लिया। यहाँ तक एक गनर था, उसे भी बीच में विड्रा कर लिया। एक गनर मेरे पास अभी चल रहा है जो 10% के अंशदान पर पूर्व विधायक के नाते मेरे पास लगा हुआ है। वो किसी भी पूर्व विधायक को 10% अगर वो अंशदान देता है तो मिलता है, कोई विशेष सुरक्षा के साथ मेरे साथ नहीं लगाया गया है। हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये केवल सरकार के दबाव में प्रताड़ित किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के हम लोग प्रत्याशी हैं, इस नाते प्रताड़ित किया जा रहा है कि कैसे भी आगे बढ़ने से रोका जाए, प्रताड़ित किया जाए। इसमें पूरी तरीके से प्रदेश और देश की सरकार लगकर मेरे खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करा रही है। पुलिस आपसे पुलिस कह रही है कि नहीं, आप जो है एक दिन का खतरा है, सुरक्षा के लिए आज मेरे साथ में एक दिन के लिए लगे हैं, जो कि लगातार मैं डिमांड कर रहा हूँ। मेरी मांग है कि मेरे साथ 24 घंटे राउंड द क्लॉक पूरी फोर्स की व्यवस्था, स्कॉट की व्यवस्था कराई जाए। आप आगे क्या करेंगे? अब आगे हम जहाँ कार्यक्रम है, मेरा कार्यक्रम में जाएंगे, हम उस कार्यक्रम में क्योंकि लगातार कार्यक्रम मेरे लगे, उस कार्यक्रम में मैं भागीदार। अब प्रशासन रोकेगी तो भाई उनको पर गाड़ी तो मैं नहीं चला दूंगा, जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, पर जरूर अपनी बात मैंने की कि जो कार्यक्रम मेरे पास कार्यक्रम बना रखा हुआ, उस कार्यक्रम में मुझे जाना है। कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इस तरह की बिल्कुल, ये पूरी तरीके से हमें प्रताड़ित करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए पूरी सरकार डरी है। हमारे यहाँ से आपको बता दें, पिंडरा विधानसभा से जीता हुआ भाजपा का विधायक आज भारतीय जनता पार्टी पिंडरा विधानसभा छोड़कर भाग गई। बलरामपुर में चारों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। तो अब मीडिया प्रभारी डीपी बेंस ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा नेतृत्व ने अब सूची जारी की है, तो वहीं सभी पुराने विधायकों पर भाजपा ने दांव खेला है। बलरामपुर सुरक्षित सीट से जहां पलटूराम को पार्टी ने जगह दी है, तो वहीं तुलसीपुर से कैलाशनाथ, गैसड़ी से शैलेंद्र कुमार सिंह शैलू, उतरौला से राम प्रताप वर्मा को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। इस दौरान सभी प्रत्याशियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी, तो कार्यकर्ताओं से चुनावी मैदान में सभी को जिताने की अपील भी की। सूबे में राजनीतिक माहौल है, हर गली चौराहे पर राजनीतिक चर्चा है। ऐसे में जहां नेताओं के तमाम वायदे हैं, जनता की भी तमाम समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं और जनता के मुद्दों को जानने के लिए बरेली में ENI संवाददाता ने आम लोगों से बातचीत कर उनकी दिक्कतों को जाना। हम खड़े इस समय बरेली में और यहाँ पे नामांकन इस समय लगातार चल रहे हैं और इस समय कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, किस तरीके से देखते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। समाजवादी पार्टी का सदा से कौमी एकता का सौहार्द और विकास का मुद्दा रहा है। विकास के मुद्दे पर ही समाजवादी पार्टी ने पहले भी सरकारें बनाई हैं और आने वाली 2022 ये जो चल रही है, जो विधानसभा होगी, वो भी समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर ही झंडा वहाँ फहराने का कार्य करेगी। हमारी जो प्रदेश की जनता है वो समाजवादी पार्टी के लिए मन बना चुकी है। 300 यूनिट बिजली, युवाओं को रोजगार, सारी सुविधाएं हम लोगों ने देने का जो वचन दिया है, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में जो वादे पूरे किए, इस बार जो वादे किए समाजवादी पार्टी वो भी निभाने का कार्य करेगी। बरेली में स्थानीय जो मुद्दे हैं, किस तरीके से देखते हैं उन मुद्दों को? अब क्या 9 की 9 सीटें जो भाजपा के खाते में थी, इस बार किस तरीके से देखती है समाजवादी पार्टी? भाजपा को जनता ने उनके झूठे जुमलों में आकर 9 की 9 सीटें बरेली में देने का कार्य किया, लेकिन जनता में जो निराशा है, इतनी ज़बरदस्त निराशा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, ये निराशा जनता तक ही सीमित नहीं है, ये निराशा बीजेपी के नेता भी जान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने कई सिटिंग विधायकों का टिकट बदलने का कार्य किया है। आज उस निराशा को जनता मानती है, जानती है, और ये निराशा की अगर कोई आशा है तो उस आशा का एक ही नाम है, और वो नाम है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी, वही हमारी आशा है, वही उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। अब की बार 9 में से एक भी विधायक यादव कम्युनिटी का नहीं दिया है समाजवादी पार्टी ने बरेली के अंदर, ना ही जिला अध्यक्ष कोई यादव ने। किस तरीके से देखते हैं, क्या जो यादव फैक्टर एक बड़ा काम करता था समाजवादी पार्टी में, कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है? ख़त्म कैसे हो जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये हमारा अपना निर्णय है। उन्होंने जो समझा और जो उचित समझा कि भाई हमारी बिरादरी जो यादव बिरादरी है उनकी, वो तो उनके संग है ही,
तो ऐसी स्थिति में ये कहना ठीक नहीं है। जहाँ जरूरत यादव की पड़ी वहाँ यादव को दिया, जहाँ मुसलमान की जरूरत पड़ी जहाँ मुसलमान को दिया, जहाँ पिछड़ों की जरूरत पड़ी वहाँ पिछड़ों को दिया, जहाँ आंकड़ों की जरूरत पड़ी वहाँ आंकड़ों को दिया। विकास को किस तरीके से विकास को देखते हैं? विकास को तो मैं इस तरीके से देखता हूँ, सन 12 से 17 तक जो विकास किया था, और मैं मानता हूँ बीजेपी की सरकार बनी, हिप्नोटाइज कर दिया, चुंबकीय शक्ति लगा दिया मोदी जी ने और योगी जी ने। आज वो जनता जान गई है कि ये सब झूठे जुमलों की सरकार है, और इस झूठे जुमले सरकार के सरकार को हमको वोट की चोट से हराना है और साइकिल को जिताना है और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है प्रदेश के अंदर। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं, ये जानते हैं किस तरीके से देखते हैं इस बार चुनाव को? इस बार चुनाव जो है वो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, युवाओं की नौकरी के लिए लेकर के है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। उसको खत्म करने के लिए केवल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं जो बेरोजगारी को बिल्कुल उत्तर प्रदेश से खत्म कर देंगे। इसलिए युवा पूरी उम्मीद और आशा के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि बोला है कि युवाओं में रोजगार की एक बहुत बड़ी कमी बता रहे हैं भैया, किस तरीके से देखते हैं? महंगाई और बेरोजगारी इस कदर है कि महंगाई बहुत चरम पे भी है, बेरोजगारी। युवा आप देख रहे हैं, आज अभी इलाहाबाद में युवा अपनी रोजगार मांगने के लिए गए थे, पुलिस ने बेरहमी से पीटा, उनके लिए दौड़ा कर पीटा है। जो छात्र हॉस्टल में चुपचाप बैठे पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए हॉस्टलों के गेट तोड़कर बाहर निकालकर लाठियों से बहुत बुरी तरह से पीटा है। इसलिए युवा जो हैं सारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं, और बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारेगी। और बरेली से यादव जिंदाबाद, और अखिलेश यादव और बरेली जिले से हमारी 9 की 9 सीटें जीत रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 9 की 9 और अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री 22 में बनाएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। युवाओं के लिए सिर्फ रोजगार का ही मुद्दा है या फिर कुछ और मुद्दे भी आप देखते हैं कि जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री लेकर आई है, किससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता के अंदर कोई इफेक्ट डाले? इससे जनता को फर्क पड़ेगा कि इस समय 7 रुपये 8 रुपये बिजली यूनिट जा रहा है। 2000 से 2500, 3000, 4000, हमारे यहाँ कस्बे में 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये का बिल आता है। तो ये इसका फ़ायदा पूरा 22 के चुनाव में मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी को 351 प्लस सीटें देने का, और वो वायदा उत्तर प्रदेश की जनता पूरा करके रहेगी। और इस बार माननीय अखिलेश यादव जी फुल बहुमत की सरकार बनाएंगे, और इस भारतीय जनता पार्टी को कब बेड़ा गर्क करने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। बहुत बढ़िया। किस तरीके से देखते हैं आगे ये, जिस तरीके से आजम खान चुनाव में मैदान में आ चुके हैं, आजम खान जी चुनाव मैदान में आ चुके हैं, ठीक है, उनके बेटे भी चुनाव मैदान में आ चुके हैं, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं वहाँ पे, किस तरीके की जीत होगी या क्या माहौल रहेगा? बहुत अच्छा माहौल रहने वाला है। आजम खान, पूरा प्रदेश जानता है कि आजम खान को इतना ज़्यादा इस बीजेपी सरकार ने प्रताड़ित किया है, और उसका बदला वोट की चोट से रामपुर वासी सब लेंगे और उन्हें जेल में बैठे बैठे ही विधायक बना देंगे। आपका शहर आपकी खबर में आपने देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को दिखा। हम कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में रात 9 बजे। नमस्कार। खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज़, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।